सो हेलो एवरीवन। सो अब डायरेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सो डायरेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं आपको। सबसे पहले डायरेक्टर्स का ये जो चैप्टर है ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स का चैप्टर, और बहुत अच्छा खासा वेटेज डायरेक्टर से देखने को मिलता है। आप मान के चल लो कि पूरे पेपर में से वन थर्ड डायरेक्टर्स का कवरेज रहता है कितनी बार। सो आप सोच सकते हो कि डायरेक्टर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग डिमांड करता है, सबसे ज़्यादा इंटरलिंकिंग स्किल्स डिमांड करता है, राइट। तो डायरेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो देखना, डायरेक्टर्स के नाम कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स हैं लॉ के अंदर जो डायरेक्टर से रिलेटेड है। एक है चैप्टर नंबर 11, एक है चैप्टर नंबर 12, एक है चैप्टर नंबर 3। लॉ के अंदर ये तीनों चैप्टर्स को अलग अलग रखा गया है, बट ये तीनों चैप्टर्स को ही मैं डायरेक्टर्स का पार्ट मान के चलता हूं। चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। चैप्टर का नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और जो सेक्शंस कवर्ड है यहां पे, दैट इज सेक्शन 149 टू 172। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। और जो सेक्शंस कवर्ड है यहां पे वो है सेक्शन 173 से लेकर 195। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13, दैट इज सबसे छोटा चैप्टर है ये, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। और ये जो सेक्शंस यहां पे कवर्ड हैं, दिस इज सेक्शन 196 टू 205। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठा लो, एक चीज याद रखो, ये जो चैप्टर नंबर्स का कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया है, दैट इज चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर नंबर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, चैप्टर नंबर 13 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये कैटेगराइजेशन मेरा खुद का कैटेगराइजेशन नहीं है, ये लॉ मेकर का कैटेगराइजेशन है, राइट। ये जो चैप्टर नंबर्स हैं ये मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं दिया है, ये लॉ मेकर के द्वारा दिए गए चैप्टर नंबर्स हैं। सो दैट इज वाई आप इसको अच्छे से याद रखोगे। चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 149 से लेकर 172 कवर्ड होते हैं। तीनों चैप्टर्स में से रादर पूरे लॉ के अंदर सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है कंपनी लॉ के अंदर। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, सेक्शन 173 टू 195। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन 196 टू 205। एक चीज और याद रखना, कंपनी लॉ के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर सेट ऑफ सेक्शंस होता है, और उन सेक्शंस को अपने को रूल्स के साथ स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चैप्टर के अंदर सेट ऑफ सेक्शंस होते हैं, और उन सेक्शंस को अपने को रूल्स के साथ स्टडी करने पड़ते हैं, रेगुलेशंस के साथ स्टडी करने पड़ते हैं, एमसीए नोटिफिकेशंस के साथ स्टडी करना पड़ता है। जब आप सेक्शंस को रूल्स के साथ स्टडी करते हो, एमसीए नोटिफिकेशंस के साथ स्टडी करते हो, तब जाकर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आती है। सेक्शंस का जो पार्ट होगा वो अपने को डिटेल्ड में पढ़ना रहेगा, और रूल्स का जो पार्ट है, नोटिफिकेशन का पार्ट है, रेगुलेशंस का जो पार्ट है, वो जितना आपके एग्जाम्स के लिए जितने की जरूरत होगी उतना आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 टू 172। याद रखना, इन सेक्शंस को हमें रूल्स के साथ रीड करना है। दिस चैप्टर नंबर 11 इज टू बी रेड विथ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। जो चैप्टर का नाम है ना, वही रूल्स का नाम है। मतलब चैप्टर नंबर 11 को रीड करना है विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। चैप्टर नंबर 12 दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, इसको रीड करना है विद कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स। एंड चैप्टर नंबर 13 दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, तो अगेन इसको रीड करना है विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। देखना, बुक के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, the entire concept of directors have been divided into 3 chapters as per law. Chapter number 11 that is appointment and qualification of directors, sections covered है 149 से 172, and साथ ही साथ जो relevant form है जिसकी हम बात करेंगे इस chapter के अंदर, that is the DIR form. DIR stands for director. उसके बाद आता है meeting of board and its powers, that is section 173 to 195. Again the relevant form that will be used in this chapter is the form MBP.
उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। अगेन जो सेक्शंस कवर्ड हैं दैट इज 196 टू 205, और जो रेलिवेंट फॉर्म्स आता है दैट इज फॉर्म एमआर, राइट। तो इस तरीके से 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 149 टू 172, और जो रेलिवेंट फॉर्म यूज होने वाला है डीआर फॉर्म यूज होने वाला है। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स सेक्शन 173 टू 195, जो रेलिवेंट फॉर्म यूज होगा एमबीपी यूज होगा। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल सेक्शन 196 टू 205, और जो रेलिवेंट फॉर्म यूज होगा वो एमआर यूज होगा। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखना लॉ के अंदर तो इतना ही कैटेगराइजेशन है, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग और ज्यादा सेग्रीगेट करेंगे इसे। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कितने सेक्शंस कवर्ड थे? 149 से लेके 172 तक इस चैप्टर के अंदर कवर्ड था। बट अभी ना इसे हम और सेग्रीगेट करेंगे। ये सेग्रीगेशन लॉ के अंदर नहीं दिया है, ये सेग्रीगेशन हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे ताकि हमारे लिए लॉ की अंडरस्टैंडिंग आसान बन जाए। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एक ये टॉपिक बना लिया हमने। उसके बाद वी हैव डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक ही अलग कैटेगरी बना लिया हमने। उसके बाद वी हैव क्वालिफिकेशन प्लस डिस्क्वालिफिकेशन, एक अलग कैटेगरी बना लिया हमने। रेजिग्नेशन प्लस रिमूवल, अगेन ये एक अलग कैटेगरी बना लिया हमने। देन वी हैव अदर्स। यहां पे ना एक कैटेगरी में चेंज कर रहा हूं। जो सेकंड कैटेगरी है इसका नाम दे रहा हूं मैं प्रोसीजरल, जो प्रोसीजरल सेक्शंस हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला कैटेगरी क्या होगी हमारा? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिएगा, ध्यान रखना, अगर हम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक चीज लॉजिकली समझो कि यार डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है? अल्टीमेटली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करने वाले हैं, बिकॉज मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करने वाले हैं? मेंबर्स करने वाले हैं। और इनफैक्ट कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब हर साल एजीएम के अंदर मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है कि नहीं करना बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बट ऐसा नहीं होता कि अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के द्वारा होता है। लॉ के अंदर ऐसे भी प्रोविजंस बनाए गए हैं जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है, बिकॉज एजीएम दूर है, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिब्यूनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑल्सो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल ऑल्सो। तो ये सबसे पहला कैटेगरी है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा बेस सेक्शन है वो है सेक्शन 152। ये बेस सेक्शन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जहां पे कहा गया है कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, उनके रोटेशन की बात की गई है, ये सारी बातें की गई हैं। उसके बाद जब हम कहते हैं डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, अलग अलग सेक्शंस है जहां पे कहा गया है कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। जैसे सेक्शन 149 है, तो सेक्शन 149 के अंदर आप देखने वाले हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। तो सेक्शन 149 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, वुमेन डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। उसके बाद सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, और यहां कहा जा रहा है कि अगेन दे आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। तो सेक्शन 152 बेस सेक्शन है जो कहता है कि डायरेक्टर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स।
सेक्शन 149 में कहा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। सेक्शन 151 में कहा गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। उसके बाद एक अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूं यहां पे, सेक्शन 161, यहां बात की गई है व्हेन द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, व्हेन द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो सेक्शन 161 यहां कहा जा रहा है कि व्हेन द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बीओडी। तो सेक्शन 152 बेस सेक्शन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स जहां मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं। 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जहां अगेन कौन अपॉइंट कर रहा है, मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं। 161 ये वो सेक्शन है जहां पे कहा गया है कि वो सारे सिचुएशंस की बात की गई है जहां डायरेक्टर्स बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है। तो ये हम लोग पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जब हम लोग ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम फैसिलिटेट हो जाएगी। यहां वो सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा कि मेंबर्स के द्वारा कब कब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। एक चीज आपके नॉलेज के लिए एड ऑन करके रख देता हूं, हालांकि अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कुछ और भी डायरेक्टर्स हैं जिनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जैसे सेक्शन 196 जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, इनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। इनके अपॉइंटमेंट भी मेंबर्स ही करते हैं। सेक्शन 203 जहां पे केएमपी के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, बट हम लोग इसे इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 पे। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये चैप्टर 13 का पार्ट है, बट है डायरेक्टर्स का ही हिस्सा। उसके बाद आता है प्रोसीजरल वाला पार्ट, राइट। उसके बाद आता है प्रोसीजरल वाला पार्ट। तो सेक्शन 153 से 159 डीन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो सारा का सारा यहां डिस्कस हो जाएगा कि भैया अगर तुमको एक डायरेक्टर बनना है तो तुमको डीन नंबर चाहिएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिएगा। उसके लिए तुमको क्या क्या प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके बाद सेक्शन 160 ये भी प्रोसीजर रिलेटेड सेक्शन है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये भी प्रोसीजर रिलेटेड सेक्शन आ गया, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक सेक्शन और डाल रहा हूं मैं, सेक्शन 163 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको भी मैंने यहां डाल दिया इस कैटेगरी में। फिर प्रोसीजरल के अंदर आपकी अगर हम बात करें तो सेक्शन 162 भी प्रोसीजरल सेक्शन के अंदर आ गया। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये भी प्रोसीजरल सेक्शन के अंदर आ गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 164 क्वालिफिकेशन, राइट, डिस्क्वालिफिकेशन। 167 कि अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होगा तो उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, ये इस कैटेगरी में आ गया। उसके बाद रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, सेक्शन 168 के अंदर रेजिग्नेशन की बात हो रही है, सेक्शन 169 के अंदर रिमूवल की बात हो रही है, तो इसके एक अलग कैटेगरी बन गया। और जब यहां पे रिमूवल की बात की जाएगी तो इसको हम रीड करेंगे विद सेक्शन 115 जो कि स्पेशल नोटिस का सेक्शन है। और फिर अदर्स, मतलब बेकार के सेक्शन ज्यादा काम के नहीं है, जैसे कि सेक्शन 150, सेक्शन 170, 171, 172, ये वो सेक्शंस हैं जो रेसिडुअल सेक्शंस हैं, जहां से एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत कम है और ज्यादा काम के नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप कैटेगरी बनाकर चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो कीजिए। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करके पूरे इंडिया में राज किया है, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करके हम भी अपने सब्जेक्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन वी आर गोइंग टू फॉलो, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की जब भी बात होगी तो ये सारे सेक्शंस आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए। सेक्शन 152 जो कि बेस सेक्शन है, 149 जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात हो रही है, वुमेन डायरेक्टर्स की बात हो रही है, रेजिडेंट डायरेक्टर्स की बात हो रही है, 151 जहां पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की बात हो रही है, 163 जहां पे डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, 161 जहां पे डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड, एडिशनल डायरेक्टर्स की बात हो रही है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स की बात हो रही है, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी की बात हो रही है। फिर प्रोसीजरल सेक्शंस 153 टू 159 डीन नंबर लेने का प्रोसीजर दिया है। 160 जब भी आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा। 162 जहां पे प्रोसीजर बताया गया है कि भाई जब भी मल्टीपल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए सिंगल रिजोल्यूशन चाहिए या मल्टीपल रिजोल्यूशन। 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, दो ही सेक्शंस हैं, 164 167।
रेजिग्नेशन रिमूवल सेक्शन 168, 169 एंड अदर्स। तो ऑल्दो लॉ के अंदर ये कैटेगराइजेशन नहीं है, बट अगर आप इस कैटेगराइजेशन के साथ मेरे साथ लॉ पढ़ोगे तो आपके लिए ये सारी चीज बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगी। अपने लिए यहाँ पे दो ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये सेक्शन 152, 149, 151, 161। आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा टाइम हम यहीं पे लगाने वाले हैं, सेक्शन 152, 149, 151, 161। तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का जो पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो दो पार्ट है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी पार्ट जो है ऐसा ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इजी है, मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डिवीजन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब देखना, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग टाइप्स के डायरेक्टर्स का जो नाम आपको पूरे चैप्टर में सुनने को मिलेगा, पूरे लॉ के अंदर सुनने को मिलेगा। एक बार उसका हिंट ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कितने अलग अलग टाइप्स के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली आपको जो सुनने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आपको सुनाई देती है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगेन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आप सुनते हो। वी हैव रोटेशनल डायरेक्टर्स, वी हैव परमानेंट डायरेक्टर्स। तो जनरली स्पीकिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, रोटेशनल डायरेक्टर्स, परमानेंट डायरेक्टर्स, ये आपको सुनाई देता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, additional directors, alternate directors, additional directors, right? Directors in casual vacancy, ये कुछ स्पेशल प्रकार के डायरेक्टर्स हैं। तो ये सारा आपको देखने को मिलता है। अब देखना, जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स का मेनली जो कैटेगराइजेशन होता है ना, वो सिर्फ दो होता है, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर जाता है, या तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर जाएंगे, या तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब हो गया डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स की बात हो रही है कि जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं वो क्या है, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो हैं। जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो हैं। अब होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर के लिए लॉ कहता है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स द डायरेक्टर्स इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब देखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, शब्द क्या यूज किया। यहाँ पे जो वर्डिंग यूज करा है वो करा इंक्लूड्स। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब जो भी बंदा होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा और साथ में डायरेक्टर होगा वो होल टाइम डायरेक्टर है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं डायरेक्टर प्लस इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ए पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर प्लस हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ही इज नोन एज द होल टाइम डायरेक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपनी का एक चपरासी है, कंपनी का एक चपरासी है जो कंपनी के लिए होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम करता है, पूरा दिन कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता है, और साथ ही साथ कंपनी ने उस चपरासी को एज ए डायरेक्टर डेजिग्नेट कर रखा है। क्या कर रखा है? एज ए डायरेक्टर डेजिग्नेट कर रखा है। जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है, जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है तो एक तो जो भी रिजोल्यूशन चाहिए वो रिजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। उसके बाद डायरेक्टर का कंसेंट जो होता है वो फॉर्म DIR-12 में आरओसी को फाइल करना पड़ता है, राइट। डायरेक्टर का जो कंसेंट होता है वो फॉर्म DIR-12 में आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो मान लीजिए कंपनी ने उस चपरासी को डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया जनरल मीटिंग में। मान लीजिए कंपनी ने उस चपरासी का कंसेंट इन द फॉर्म DIR-12 आरओसी को फाइल कर दिया है, और भले ही वो इन द कैपेसिटी ऑफ चपरासी काम करता है, कंपनी ने उसे एज ए डायरेक्टर डेजिग्नेट कर रखा है कंपनी में कि भाई तू डायरेक्टर है, तो हमारी बोर्ड मीटिंग्स में बैठेगा, तो हमारे साथ चीजें डिस्कस करेगा, और राइट भली वो चपरासी है, तो वो चपरासी भी क्या बन गया? होल टाइम डायरेक्टर बन गया, बिकॉज वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है, प्लस कंपनी ने उसे एज ए डायरेक्टर भी क्या कर रखा है? डेजिग्नेट कर रखा है, DIR-12 आरओसी को फाइल कर रखा है, तो वो क्या हो गया? होल टाइम डायरेक्टर हो गया। अब यही होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहलाएगा, यही होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहलाएगा कि ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सिमिलरली जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कैटेगरी में आते हैं कि दे आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट। तो नॉर्मल कैटेगराइजेशन यही होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो भी होल टाइम डायरेक्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, अब कंपनी के अंदर नॉर्मली क्या होगा? मल्टीपल एमडीज हो सकते हैं, वन कंपनी में हैव मल्टीपल मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है?
हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डिस्कशन हम लोग चैप्टर नंबर 13 में अच्छे से करने वाले हैं कि हु इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी के लिए खाली इतना याद रख के रखो कि एक ऐसा बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर है और जिसको कंपनी ने सब्सटेंशियल पावर्स दिया है डिसीजन मेकिंग के। तो अभी के लिए खाली इतना याद रखो कि मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर है और साथ ही साथ उसको सब्सटेंशियल पावर्स दिया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए। वो क्या हो गया? मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। याद रखना होल टाइम डायरेक्टर भी डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर भी डायरेक्टर है, बट उसको सब्सटेंशियल पावर्स नहीं मिला हुआ कंपनी के अंदर। बट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का ऐसा डायरेक्टर है जिसको सब्सटेंशियल पावर्स दिया गया डिसीजन मेकिंग के लिए कि तू क्या कर, कंपनी के बिहाफ में डिसीजन मेकिंग का काम कर। उसको सब्सटेंशियल पावर्स इंटरेस्ट किया गया लॉ के अंदर, उस बंदे को कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। डिटेल्ड में हम लोग चैप्टर 13 में देखेंगे। तो एमडी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही कैटेगरी में आता है। तो डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कंपनी के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, जो अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से कंपनी को देते हैं और अपना रेम्यूनरेशन कंपनी से लेते हैं। दूसरी तरफ आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या आता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम कैपेसिटी में काम कर रहा है, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ऑल डायरेक्टर्स एक्सेप्ट होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जी हां, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। जितने भी डायरेक्टर्स होल टाइम डायरेक्टर नहीं हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, राइट। काफी सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी अपॉइंट करती है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं। या फिर काफी बार कंपनी ऐसे होती है कि सिर्फ अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए, अपने अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस से मैंने अपनी कंपनी का डायरेक्टर किसको बना दिया? अमिताभ बच्चन को बना दिया। तो मैंने अपने कंपनी का डायरेक्टर किसको बना दिया? अमिताभ बच्चन को बना दिया। जैसे कि आपको पता है शाहरा ने भी बनाया था। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, ये सारे के सारे सहारा के बोर्ड में क्या थे? डायरेक्टर्स थे। तो प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, इन दैट वेरी सिनेरियो, क्या अमिताभ बच्चन जी या क्या लता मंगेशकर जी जाकर सहारा के अंदर डिसीजन मेकिंग लेते थे? नहीं लेते थे। सिर्फ उनको बोर्ड का पार्ट बना दिया गया था ग्लोरीफाई करने के लिए, राइट। दे वर नॉट वर्किंग फॉर द फुल टाइम कैपेसिटी। वो फुल टाइम कैपेसिटी में काम नहीं करते थे, सिर्फ ग्लोरीफाई करने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया था कि आपको भी हमने डायरेक्टर का स्टेटस दे दिया है, आप सिर्फ मीटिंग्स में आ जाया करना, जनरल मीटिंग्स में आ जाया करना, मेंबर्स देखेंगे अच्छा अमिताभ बच्चन जी सामने हैं, लता मंगेशकर जी सामने हैं, उनका भरोसा भर जाएगा हमारी कंपनी के अंदर, आप सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आ जाया करना। तो वो डायरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो भी लोग पार्ट टाइम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ऑल डायरेक्टर्स एक्सेप्ट होल टाइम डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स एक्सेप्ट मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दे आर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। They might receive remuneration from the company or they might not receive remuneration from the company. देखो, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा ना, वो कंपनी से रेम्यूनरेशन हमेशा लेगा ही लेगा, क्योंकि वो बंदा फुल टाइम कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो कंपनी से रेम्यूनरेशन लेगा ही लेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है कंपनी से रेम्यूनरेशन ले रहा हो सकता है ना ले रहा हो, डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे को अपॉइंट किया गया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में आता है, बट लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता। बट अगर एक बंदा अपॉइंट किया जाता है एज ए पार्ट टाइम डायरेक्टर सिर्फ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो हो सकता है वो वहां पे रेम्यूनरेशन रिसीव करता हो। दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पार्ट टाइम डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमेशा रेम्यूनरेशन रिसीव करेंगे, एमडी डब्ल्यूटीडी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स एक्सेप्ट डब्ल्यूटीडी एंड एमडी, दे माइट रिसीव रेम्यूनरेशन, दे माइट नॉट रिसीव रेम्यूनरेशन। उसके बाद रोटेशनल डायरेक्टर्स भी एक शब्द यूज होता है, एंड वी हैव परमानेंट डायरेक्टर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है रोटेशनल डायरेक्टर्स का, परमानेंट डायरेक्टर्स का, याद रखिएगा, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो वर्ड्स हैं ये हर कंपनी में यूज हो सकता है, बट रोटेशनल डायरेक्टर, परमानेंट डायरेक्टर, ये जो शब्द है नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में ये यूज किया जाता है। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू रोटेशन है, कि सानिध्य सराफ को कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि सानिध्य सराफ जिंदगी भर कंपनी का डायरेक्टर रहेगा। हो सकता है अगले ही एजीएम के अंदर सानिध्य सराफ के बदले उसके किसी दोस्त को या किसी और व्यक्ति को कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए। वो क्या हो गया? रोटेशन डायरेक्टर। उसका पोजीशन फिक्स्ड नहीं है कंपनी के अंदर। तो लॉ कहता है कि पब्लिक कंपनीज के केस में, जैसे हम सेक्शन 152 के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायरेक्टर्स,
राइट कि लॉ कहता है कि हर पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स रोटेशनल होनी चाहिए, वो रोटेशनल होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार एक प्रोविजन होना चाहिए लॉ के अंदर, एक प्रोविजन होना चाहिए कि उनके बदले किसी और को भी अपॉइंट किया जा सकता है। दे आर रोटेशनल, दे आर नॉट परमानेंट। उनकी कुर्सी कंपनी में फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज अगर आपने हर किसी की कुर्सी कंपनी में फिक्स्ड कर दी तो वो मनमानी करने लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसको पता है कि भैया मेरा पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, हर बार एजीएम में मुझे खड़ा किया जाएगा और मेरा जो अपॉइंटमेंट है, मेरा जो रिन्यूअल है, वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 के अंदर आप देखोगे कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स रोटेशन होने चाहिए। उसके बाद परमानेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं कि कंपनीज को ऑप्शन दिया गया है उन्हीं कंपनीज को कि भैया एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, तो मैक्सिमम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आप परमानेंट कैटेगरी में भी रख सकते हो। डायरेक्टर फॉर लाइफ जिसे कहते हैं कि कंपनीज में ऑल्सो अपॉइंट सम पर्सन एज डायरेक्टर्स फॉर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है रिलायंस मुकेश अंबानी जी को रोटेशनल डायरेक्टर की कैटेगरी में डालेगा? नहीं, मुकेश अंबानी जी को क्या करेगा, डायरेक्टर फॉर लाइफ अपॉइंट कर देगा। तो एक परमानेंट डायरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है। ये हम लोग कहां डिस्कस करेंगे? 152 सबसेक्शन 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई बिलीव ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्पेशल कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे। राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए आपका डायरेक्टर होना जरूरी है और साथ ही साथ कंपनी ने आपको सब्सटेंशियल पावर्स दिया है। बाकी डिटेल्ड में हम लोग चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे। एक टर्म मैनेजर भी होता है, ऑल्दो मैंने यहां पे लिखा नहीं है मैनेजर। मैंने यहां क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं होता, बिना डायरेक्टर बने भी आप मैनेजर बनाए जा सकते हो कंपनी के अंदर, इसलिए मैंने यहां इंक्लूड नहीं करा। वो भी चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर होता है। तो होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए अगेन यू हैव टू बी अ डायरेक्टर प्लस यू हैव टू बी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, DIR-12 वगैरह आरओसी को फाइल किया गया हो। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जिसके बारे में सेक्शन 149 के अंदर हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। पूरा एक क्लास सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहे। उसके बाद वी हैव शैडो डायरेक्टर्स। शैडो डायरेक्टर्स भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पुराने कंपनीज एक्ट में था, नए कंपनीज एक्ट में नहीं है, बट बताऊंगा आपको, वेट करो। उसके बाद अगेन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स आता है। अगेन सेक्शन 151 सिर्फ और सिर्फ एसएसडी के बारे में बातचीत होने वाली है, इसलिए अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 161 के अंदर सिर्फ इन डायरेक्टर्स की बातचीत होने वाली है, इसलिए हम लोग बातचीत नहीं कर रहे। राइट, एक शैडो डायरेक्टर्स बोलकर भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? पुराने कंपनीज एक्ट में था। देखो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि टेक्निकली जब आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात करोगे, टेक्निकली आप जब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर का कंसेंट फॉर्म DIR-12 के अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। जब आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए जो भी रिजोल्यूशन चाहिए वो पास कर लेते हो, डायरेक्टर डिन नंबर ऑब्टेन कर लेता है, उसको डिन नंबर भी चाहिए, और साथ ही साथ उसका कंसेंट DIR-12 के अंदर आप आरओसी को फाइल कर देते हो, उसका अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर हो जाता है। ये सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, किसी को भी अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो ये सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 152 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद फॉर ए पर्सन टू बिकम ए डायरेक्टर। अब यहां पे सवाल उठता है कि सपोज एक व्यक्ति है कंपनी के अंदर मिस्टर राम, उसने कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं करी है टू बी ए डायरेक्टर, उसने DIR-12 आरओसी को फाइल नहीं करा है, उसने डी नंबर ऑब्टेन नहीं करा है, बट कंपनी ने उसको डायरेक्टर जैसे सारे पावर्स दे दिए हैं, कंपनी ने उसको डायरेक्टर जैसे सारे पावर्स दे दिए हैं, बट उसने डायरेक्टर बनने के लिए कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी है। सो इन दैट वेरी सिनेरियो क्या वो बंदा डायरेक्टर कहलाया जाएगा? तो पुराने कंपनीज एक्ट में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि यस वो बंदा डायरेक्टर कहलाया जाएगा, जिसको हम शैडो डायरेक्टर कहेंगे, और उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा, उसको डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट पुरानी कंपनीज एक्ट में था। बट न्यू कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि डायरेक्टर बनने के लिए यू हैव टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी अ डायरेक्टर। न्यू कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया है कि डायरेक्टर बनने के लिए यू हैव टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी अ डायरेक्टर। जब तक आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर देते हो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो जब आप सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा कर दोगे तभी आप डायरेक्टर बनोगे। यानी शैडो डायरेक्टर्स ये जो शब्द है इसका रेलेवेंस न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में खत्म हो गया है। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा लीगली बताऊं, लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करके बताऊं, तो पुराने कंपनीज एक्ट में कहा जाता था कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है बाय वे ऑफ डायरेक्टर डी जुरे या फिर डायरेक्टर डी फैक्टो। अब क्या मतलब हो गया इसका? डायरेक्टर डी जुरे या फिर डायरेक्टर डी फैक्टो क्या मतलब हो गया? डायरेक्टर डी जुरे का मतलब हो गया
कि आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर्ली एज अ डायरेक्टर होना चाहिए बाय फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड यू शुड फाइल DIR-12 टू ROC, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायरेक्टर डी जूरे। और डायरेक्टर डी फैक्टो का मतलब था कि आपने कोई लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी है, बट आपको डायरेक्टर जैसा पावर्स दे दिया गया है कंपनी के अंदर, आपको डायरेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है, तब भी आपको डायरेक्टर मान देंगे। तो डायरेक्टर डी फैक्टो का मतलब होता था कि आपने कोई लीगल रिक्वायरमेंट अगर कंप्लाई नहीं भी की है टू बी अ डायरेक्टर, बट आपको डायरेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है, डायरेक्टर जैसे पावर्स दिए गए हैं, तो आपको भी डायरेक्टर माना जाएगा। लेकिन डायरेक्टर डी जूरे का मतलब है कि किसी व्यक्ति को डायरेक्टर तभी माना जाएगा अगर उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर्ली एज अ डायरेक्टर होता है और DIR-12 ROC को फाइल की गई है। और न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सिर्फ डायरेक्टर डी जूरे का कॉन्सेप्ट यूज होता है, डायरेक्टर डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, वो सिर्फ ओल्ड एक्ट के अंदर यूज होता था। सो इसलिए शैडो डायरेक्टर का जो रेलिवेंस है वो न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर खत्म हो चुका है। ये जो बंदा है जिसको डायरेक्टर माना है कंपनी ने बट लीगल रिक्वायरमेंट उसने पूरी नहीं करी है, तो इन दैट सिचुएशन उसे डायरेक्टर न्यू कंपनी लॉ के अंदर नहीं माना जाएगा, उसे डायरेक्टर ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल को अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, बिकॉज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन उसको भी कवर किया है। ध्यान से सुनना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर दोनों लोग कवर्ड है, डायरेक्टर भी कवर्ड है और वो बंदा भी कवर्ड है जिसको डायरेक्टर जैसा ट्रीट किया है। बट डायरेक्टर की डेफिनेशन में न्यू कंपनीज एक्ट में सिर्फ वही बंदा कवर्ड है जिसने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करी हैं। सो बी केयरफुल, ये सारा बेस आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएशन के अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। फर्दर छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं डायरेक्टर्स में, जैसे कि रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एमडी को रेम्यूनरेशन मिलता है, डब्ल्यूटीडी को रेम्यूनरेशन मिलता है, राइट, बट नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो एमडी का जो अपॉइंटमेंट है वो मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके किया जा रहा है। डब्ल्यूटीडी का जो अपॉइंटमेंट है वो भी मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके किया जा रहा है। सिमिलरली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम एक्सेप्शंस हैं इस रूल के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है, रट मत लेना कि हमेशा ओआर ही चाहिएगा। जैसे लॉ के अंदर ऐसा भी सिचुएशंस दिया है कि जहां स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिएगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अभी के लिए याद नहीं रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज रेलिवेंट जगह फिर से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर एक व्यक्ति है जिसका टेन्योर जिसका एज 70 ईयर्स से ज्यादा है, अगर एक व्यक्ति है जिसका एज 70 ईयर्स से ज्यादा है और उसको एमडी बनाना है कंपनी का, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर सेकंड टाइम अपॉइंट करना होता है कंपनी में, तब उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो लॉ में जगह जगह सिचुएशंस दिए हैं कि कब कब एसआर पास करना पड़ेगा। नॉर्मली ओआर पास करना पड़ेगा, बट देयर आर सर्कमस्टेंसेस जहां एसआर भी पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी हैं जहां बोर्ड अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर्स को, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नॉर्मली बोर्ड करता है। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी, यहां पे अपॉइंटमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, यहां भी एक डिफरेंस आता है। टेन्योर के बेसिस में भी एक डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है वो एक परमानेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, उसको परमानेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। ही कैन बी अपॉइंटेड एज परमानेंट डायरेक्टर, बट एमडी का टेन्योर फिक्स होता है 5 इयर्स, डब्ल्यूटीडी का टेन्योर फिक्स होता है 5 इयर्स। यस, 5 इयर्स के बाद रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, बट फिर एक बार के लिए टेन्योर फिक्स करना पड़ता है 5 इयर्स। 5 साल बाद रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो आप, बट एक बार के लिए आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ओनली फॉर 5 इयर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टेन्योर में भी रेस्ट्रिक्शन है कि पहली बार आप 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करोगे, दूसरी बार फिर से आप 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करोगे, फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। एसएसडी के टेन्योर में रेस्ट्रिक्शन है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, देयर कैन बी डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ। जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो एमडी भी नहीं है, डब्ल्यूटीडी भी नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एमडी भी नहीं है, डब्ल्यूटीडी भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ एज वेल। ऑन द अदर हैंड, एमडी ही कैन नेवर बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ, उसका मैक्सिमम अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगा, फिर उसको रीअपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब रिलायंस भी अगर मुकेश अंबानी जी को कंपनी का एमडी बनाना चाहती है तो फॉर लाइफ अपॉइंट नहीं कर सकती, 5 साल के बाद फिर से मुकेश अंबानी जी को रीअपॉइंट करना पड़ेगा। रिलायंस मुकेश अंबानी जी को एज ए डायरेक्टर लाइफ फॉर लाइफ अपॉइंट कर सकती है, बट एज ए एमडी फॉर लाइफ अपॉइंट नहीं कर सकती। 5 साल के लिए अपॉइंट करेगा, फिर 5 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रिलायंस को रीअपॉइंट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉर लाइफ अपॉइंट नहीं किया जा सकता, 5 इयर्स, देन 5 इयर्स, देन 3 इयर्स का सीलिंग है। बट जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, एमडी भी नहीं है, डब्ल्यूटीडी भी नहीं है, उनको फॉर लाइफ अपॉइंट किया जा सकता है।
तो इस तरीके से डायरेक्टर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अभी फिलहाल आपको जितना भी समझ आया है ठीक है, जितना भी समझ आया ठीक है, कुछ समझ नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से जब हम लोग रेलिवेंट सेक्शंस में जाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन।